मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में जो है हमने पत्तनों के बारे में या बंदरगाह के बारे में पढ़ा था। आज के जो वीडियो है उसमें जो है हम लोग चैप्टर 10 मानव बस्ती पढ़ेंगे। बस्तियां सबको पता है, ठीक है। आवास किसे कहते हैं इसके बारे में भी बताया गया है कि ऐसी कोई भी चीज़, पेड़, गुफा या जहाँ पर मानव निवास करता है, रहता है, उसे आवास कहते हैं, ठीक है। बस्तियों के अंतर्गत, मानव बस्ती के अंतर्गत जो है हम लोग ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती देखेंगे। ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती इसलिए क्योंकि ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती में जो है हमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ग्रामीण बस्ती के अंतर्गत जो भी लोग निवासरत रहते हैं वे प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, ठीक है। वे घरों पर ही अपना काम करते हैं, बाहर उनका ज़्यादा काम नहीं रहता है और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चीज़ों से ही जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। शहरी बस्ती में अधिकांश लोग जो हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों में, जैसे द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कार्यों में संलग्न रहते हैं। वे प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग जो है इन्हीं क्षेत्रों द्वारा अधिक किया जाता है। चलिए देखते हैं ग्रामीण तथा नगरीय बस्ती। आकार तथा प्रकार के आधार पर बस्तियों को दो वर्ग में बांटा जा सकता है। इन वर्गों के नाम ग्रामीण तथा नगरीय हैं। ग्रामीण तथा नगरीय सापेक्षिक शब्द है क्योंकि इन्हें अलग करने का कोई सार्वभौम मापदंड नहीं है। विभिन्न देशों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है विभिन्न मापदंड बनाए हैं। बस्तियों की को ग्रामीण तथा नगरीय वर्गों में बांटने का मूल आधार उनके निवासियों का व्यवसाय है। जैसा कि मैंने बताया, ग्रामीण बस्तियों के निवासी मुख्यतः प्राथमिक कार्यों जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन आदि से संबंधित होते हैं। दूसरी ओर बस्तियों के नगरीय बस्तियों के निवासी जो है द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप जैसे विनिर्माण उद्योग, व्यापार, परिवहन, सेवाएं, शोध एवं विकास के कार्यों में व्यस्त होते हैं, ठीक है। बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप की बस्तियों के प्रकार भी जो है अलग अलग होते हैं और किस किस रूप में होते हैं। आवास का भूमि से गहरा संबंध होता है, ठीक है। जहाँ पर हम घर बनाते हैं उस आवास का जो है उस भूमि के साथ गहरा संबंध होता है कि हम आवास बनाते समय उस भूमि की जो है अच्छे से जांच कर लेते हैं। आवास निर्माण के पूर्व व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उन स्थलों का चयन करता है जो मानव के लिए जल की प्राप्ति, भूमि के स्वास्थ्य, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चयनित। अधिकांश हम आवास उन्हीं स्थानों पर बनाते हैं जहाँ पर जो है हमारे खेत हों, हमारे लिए पीने का पानी उपलब्ध हो, क्योंकि हमें ज़्यादा दूर तक जाना ना पड़े। बस्तियों का वर्गीकरण एवं उनकी आकृति एवं प्रतिरूपों के आधार पर किया जाता है। आकृति के आधार पर बस्तियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है सहंत बस्ती और दूसरी है प्रकीर्ण बस्ती। सहंत मतलब बहुत घनी आबादी वाली और दूसरी है बिखरी हुई या कम जनसंख्या वाली सहंत बस्तियां। ये बस्तियां अधिक उपजाऊ प्रदेशों में पाई जाती हैं। इन बस्तियों में मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और गलियां बहुत सकरी होती है। आज भी बहुत सारे गांवों में जो है इस प्रकार की बस्तियां आसानी से देखी जा सकती है, क्योंकि उस समय जो है बिना किसी पूर्व नियोजित तरीके से जो है इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण होता था। जहाँ जगह है बस बनाते गए, गलियां जो है आड़ी टेढ़ी तिरछी जैसे भी हो बनती जाती थी, लेकिन बस्तियां जो है काफी सघन और सटी हुई रहती थी। मूलतः ऐसी बस्ती का प्रारंभ एक छोटे पूर्वे के रूप में किसी चौराहे अथवा एक जलाशय के समीप होता है। पूर्वा मैंने बताया था हामलेट। पूर्वा जो है 100 से 120 घरों का समूह होता है, ठीक है। नए घरों से जुड़ने से पूर्वे का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। अधिकांश जो बड़ी बस्तियां होती है वो एक ही बार बड़ी बस्तियों का निर्माण नहीं होता है। वो प्रारंभिक में 2 घर 4 घर से होते हुए एक पूर्वा बनता है, फिर लगातार जो है घरों का निर्माण होते रहता है, बस्तियां बड़ी होती है और लास्ट में जो है एक सघन बस्ती का निर्माण होता है। इनका आकार भूमि की उपजाऊ शक्ति तथा अन्य प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करता है, ठीक है। सहंत बस्तियां जो है मुख्य रूप से जो है क्योंकि प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं लोग, तो वहाँ पर जो उपजाऊ भूमि, जल की आपूर्ति है और जहाँ से उनको रोजगार या उनके दैनिक जीवन की चीज़ें मिलती है, जहाँ पर ये सुविधाएं अधिक होती है वहाँ पर बस्तियों का विकास जो है तेजी से होता है। मरुस्थलों के समीपवर्ती क्षेत्रों में 5 या 6 झोपड़ियाँ पाई जाती है, जबकि गंगा के मैदान में एक बस्ती में 500 से 10,000 व्यक्ति निवास करते हैं। अर्थात क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, कठोर जलवायु है, लोगों के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, इसलिए गिने चुने लोग वहाँ पर रहते हैं। जबकि गंगा का जो मैदान है बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र है और उपजाऊ होने की वजह से जो है वहाँ पर लोगों की संख्या अधिक रहती है। सहन बस्तियों के निवासी
हिंसक पशुओं तथा डाकुओं से अपनी रक्षा एवं कृषि कार्य जो है मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, उस समय जो है डाकुओं और माल जान का जो है खतरा होता था, तो सहन बस्तियों के लोग जो है वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और इस प्रकार की जो भी संकट है उसका सामना जो है वो मिलजुल कर करते हैं। मानसूनी एशिया के अधिकांश नदियों के मैदानों में सहन बस्तियां पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मैदान जो है बहुत उपजाऊ होते हैं। भारत, चीन तथा थाईलैंड के मैदानों में बड़े बड़े सहंत गांवों की अधिकता है। इरावदी डेल्टा में सहंत छोटे गांवों के साथ साथ रेखीय बस्तियां भी मिलती है। जापान के क्वांटो मैदान में सहन बस्तियों का सबसे बड़ा जमाव पाया जाता है। सऊदी अरब के दक्षिण भागों में मानव बस्तियों का संकेंद्रण समुद्री तट के निकट है। इसका कारण यह है कि वहां पर जल तथा अच्छी मृदा उपलब्ध है। यूरोप में सहन बस्तियों के विशिष्ट स्वरूप डैन्यूब वोल्गा के पास जो है नदियों के पास जो है सहन बस्तियां देखने को मिलती है। इसी तरह राइन के पर्वतीय शीर्षों में भी सहन बस्तियां मिलती है। कुल मिलाकर हम देखें कि ऐसे क्षेत्र जहां पर नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण किया गया है, वहां पर पठारी या मरुस्थलीय क्षेत्रों की अपेक्षा जो है अधिक जनसंख्या में लोग निवास करते हैं या सघन बस्तियां जो है वहां पर पाई जाती है। चाहे यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, थाईलैंड हो, जर्मनी हो, जापान हो, ऐसे सभी क्षेत्र जहां पर नदियों द्वारा जो है मैदानों का विस्तृत निर्माण किया गया है, या समुद्र तटीय क्षेत्र जहां पर जल की सुलभता हो और अच्छी मृदा हो, उपजाऊ शक्ति हो, वहां पर जो है इस प्रकार की सहन बस्तियां पाई जाती हैं। प्रकीर्ण बस्तियां, ये एक या दो घरों की बस्तियां होती है और जनसंख्या बहुत कम या विरल होती है। इनमें रहने वाले लोग किसी एक सांस्कृतिक लक्षण जैसे गिरजाघर, मस्जिद अथवा मंदिर द्वारा एक सूत्र से बंधे हुए होते हैं। अर्थात जो है ये किसी विशिष्ट प्रकार के समूहों से जुड़े हुए होते हैं। खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है और किसान प्राय अपने खेतों में ही आवास बनाकर रहते हैं। ऐसी बस्तियां ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक मिलती है। अफ्रीका तथा एशियाई देशों में जहां बागानी कृषि होती है, वहां बड़े बड़े बागानों तथा रेंचों में भी प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। सामान्यतः ये बस्तियां पर्वतीय, पठारी तथा उच्च भूमि क्षेत्रों में मिलती है। भारत में ये बस्तियां हिमाचल, सिक्किम तथा पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भागों में पाई जाती है। ठीक है, जो प्रकीर्ण बस्तियां होती है वहां पर जनसंख्या कम होती है, 2-4 से 8-10 घरों का समूह होता है। अधिकांश जो घर होते हैं या जो लोग होते हैं वो किसी विशिष्ट समूह से जुड़े हुए होते हैं, जैसे गिरजाघर, मंदिर या अन्य कोई चीज़ें। दूसरा, ये अपने खेतों पर ही जो है या कृषि क्षेत्रों पर ही जो है अपने आवास बना कर रहते हैं। इनके कृषि क्षेत्र जो है काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इस प्रकार की जो बस्तियां जो है वो मुख्य रूप से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है जहां पर बड़े पैमाने पर कृषि कार्य जो है किया जाता है। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश या अन्य पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर बड़े बड़े कृषि बागान है, वहाँ पर जो है इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। हम लोग आज पढ़े हैं क्या, बस्तियाँ, जिसमें ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ, जिसके अंतर्गत जो है बस्तियों के दो प्रकार, सहंत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।